नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ध्रुव यात्रा कहानी, जो कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। हमने इससे पहले ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश देख लिया है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी में आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि ध्रुव यात्रा कहानी जो है राजा रिपुदमन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की यात्रा की और उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने के बाद यूरोप के रास्ते हिंदुस्तान यानी भारत आए। तो जब यूरोप की यात्रा यानी आपको पता ही होगा, पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी, यानी एक ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी। तो उसके बाद इनकी एक पत्नी, क्या प्रेमिका कह लीजिए, क्या नाम है उनका, उर्मिला रहते, वो बड़ी खुश होती हैं। चलिए, उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके आए, भारत का नाम रोशन किए हैं, तो इसलिए वो भी उसको एक पुत्र भी होता है, छोटा बालक भी रहता है। इन दोनों की शादी नहीं होती है। एक महर्षि का भी वर्णन है इसमें कि जो शादी करना चाहते हैं लेकिन बाद में शादी नहीं कर पाते। बाद में क्या होता है कि राजा रिपुदमन की कनपटी पर लगती है गोली और वो क्या हो जाते हैं, मर। आइए स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा इस कहानी में, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाई लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों ने पहले सफ़े या मोटे अक्षरों में छपी थी। अब देखिए, आपको बता दें, जैसे आपका ये हिंदुस्तान, ठीक, तो हिंदुस्तान आपका एशिया में है, ठीक, ये एशिया आपका हिंदुस्तान है। एशिया के बगल ये वाला क्षेत्र यूरोप, सटा हुआ ये यूरोप। और यूरोप अगर यहाँ जाएंगे तो यहीं पर आपका ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से यूरोप के रास्ते कहाँ है आपके, हिंदुस्तान। तो जब हिंदुस्तान आए तो लोग बधाइयाँ दे रहे थे भाई, और ये अखबारों में छपी थी कि राजा रिपुदमन ने उत्तरी ध्रुव को जीतकर यानी उत्तरी ध्रुव की यात्रा पूरी करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। उर्मिला ने खबर पढ़ी। उर्मिला कौन, इनकी प्रेमिका। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पाले में सोते शिशु का चुंबन किया, यानी पालने में सोचते हुए शिशु का चुंबन किया। अगले दिन पत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज़ पर भारत के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उन्हें अद्भुत की पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने यह भी पढ़ा, अब वह मुंबई आ पहुँचे हैं, जहां स्वागत की जोर शोर की तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है। नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वह दिल्ली के लिए रवाना हो सकेंगे। यानी वो सबसे पहले बम्बई उतरे, बम्बई के बाद वहाँ पर उनका स्वागत किया गया, उसके बाद वो कहाँ पर आएंगे, दिल्ली पर। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। वह यद्यपि सबसे सौजन्य से मिलते हैं, सौजन्य यानी सबसे अच्छे से खुशी के साथ मिलते हैं, प्रेम के साथ मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध के प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का हास उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था कि वह यहाँ न हो, जाने कहीं दूर हो। यानी एक संवाददाता, एक पत्रकार लिखता है कि जब मैंने उनसे मिला तो ऐसा उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा मुझे कि वह यहाँ नहीं है, अर्थात शरीर तो इनकी यहाँ है लेकिन इनका मन यहाँ नहीं है, कहीं और लगा हुआ है। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। यानी उर्मिला ने पढ़ा संवाददाता क्या लिखे हैं तो उस अखबार को अलग ही रख दिया। सचमुच राजा रिपुदमन बम्बई नहीं ठहर सके। छपते छपते की सूचना है कि आज सवेरे झुटपुटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुंच गया। निर्विघ्न बिना किसी रुकावट के दिल्ली पहुंच गया। छपते छपते आप कह लीजिए, छप्पे छप्पे, यानी हर एक जगह यही समाचार है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वह कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिपु को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वह दिल्ली छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे इसके कई अनुमान हैं। निश्चय यह है कि आएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति यह भी पढ़ लिया, यानी उर्मिला हर चीज़ अखबार के माध्यम से जान रही है, पढ़ रही है।
चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वह जागने को तैयार न था, फिर भी उठाकर उसे कंधे से लगाया और कमरे में डोलने लगी। दूसरा पार्ट। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है, उन्हें नींद कम आती है। यानी राजा रिपुदमन को एक शिकायत है, बीमारी है कि उन्हें नींद कम आती है। शिकायत किससे है? खुद से है। मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता। सामने की चीज़ पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है। नहीं चाहते वहाँ ख्याल जाता है, यानी जहाँ नहीं चाहते वहीं उनका मन जाता है। एकाग्रता नहीं रहती उनके पास। कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। कभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरफ नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों इस जहाज से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठ आया करती हैं और वह अपने को असंतुष्ट हैं। यानी उनके मन में आता है कि क्या कहते हैं, यूरोप से आते हुए जहाज में से मैं कूद जाऊं। इसी तरह बिना मतलब की बातें, बिना मतलब का ख्याल उनके दिमाग में रहता है। बिना मतलब की कल्पनाओं में वो गूंजते रहते हैं, जो हालांकि ये ज़्यादातर लोगों को साथ होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, बस अपने आप को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, तो खाली नहीं बैठना। यानी अपने आप को फ्री नहीं, कुछ न कुछ काम का मतलब नहीं है कि आप लेकर चल दीजिए कहीं ना कहीं, कुछ करते रहिए। मतलब अपने आप को व्यस्त रखें, तो बिना मतलब की चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा कम आएंगी, धीरे धीरे नहीं आएंगी। तो इसका एक ही तरीका है। यूरोप में ही उन्होंने मन सोपचार के संबंध में आचार्य मारुत की ख्याति सुनी। यानी अपने उपचार के संबंध में यूरोप में इन्होंने आचार्य मारुत की ख्याति, मतलब उनकी प्रसिद्धि सुनी। भारत में और 30 पर दिल्ली में रखकर जिन मारुत को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देश से वह बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे हैं। इसलिए अवकाश पाते ही वह उनकी शरण में पहुँचे। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वह जीवित थे। ठीक। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। पास किस सौभाग्य से आए हैं। तो जो आचार्य थे मारुति, उनके पास जब गए राजा रिपुदमन, तो आचार्य ने कहा कि वैद्य यानी डॉक्टरों के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं, यानी आपका यहाँ क्या काम है, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर। रिपु, रोगी ही आपके पास आया है, विजेता छल है। और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए, पर आप तो जानते हैं आचार्य। हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ। शिकायत क्या है। रिपु, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं रहता हूँ। क्या होता है जो नहीं चाहता, मन के अंदर वह सब कुछ हुआ करता है। खासतौर पर आप क्या नहीं चाहते, क्या कहूँ। यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी हैं। विजेता शब्द व्यंग है। ध्रुव देश भी हम सबके लिए उद्यान होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है। यह सब काम काफ़ी है, फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों। यानी ये सब राजा रिपुदमन किससे कह रहे हैं, वैद्य से। वैद्य का नाम मारुति। मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहते बोले, तो हिंदुस्तान न आना जरूरी था। हाँ, आना किसी भी तरह जरूरी न था। क्यों, हिंदुस्तान तो घर है। पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है। ठीक, हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है, यह आचार्य मारुति ने कहा।
राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों, कोई घर हो और मेरे जैसे आदमी के लिए। आचार्य, खैर अब हम काम की बातें करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए 3:20 पर। डायरी रखते हैं, नहीं तो अब से कल तक की डायरी रखिए। साथ जो खर्च करें उसका पाई पाई हिसाब और जिनसे मिले उनका ब्यौरा भी लिखिएगा। वह सब कभी न कह सकूँगा। मैं सोचता हूँ कोई खबर ही नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दो तो मैं बड़ा ऋणी होऊंगा। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है। यानी राजा रिपुदमन ने कहा कि भाई मुझे स्वस्थ, मेरी जो तबीयत ठीक नहीं रहती, नींद नहीं आती, मन मेरा विचलित रहता, वो आप ठीक कर दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि भाई आप तो हमें ठीक ही दिख रहे हैं, यानी आपकी जो तबीयत है वो ठीक है, आपकी शरीर निरोगी लग रही है, तो अब स्वस्थ की क्या। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब कितने बजे मिलना है। तो उन्होंने मिलने का समय दिया और समय के साथ साथ उन्होंने अगले दिन मिलेंगे। साबित है, निरोग है, सब अव्यय ठीक है। कृपया कल सवेरे आप यहाँ के यंत्र मंदिर में भी हों आएँ। सेक्रेटरी सब बात देंगे, यानी सब बता देंगे जो सेक्रेटरी हैं। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा और परिणाम दोपहर तक मैं देख चुकूँगा। यह सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी है, लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। ये कौन कर रहे हैं? ये आचार्य कर रहे हैं, आचार्य मारुति। किससे कर रहे हैं? राजा रिपुदमन से कह रहे हैं। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुँचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे और चित्र उनके आँखें आगे रखे और कहा, देखिए आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों में मत मानिए। व्यतिरेक यूँ है कि सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी, कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र न कर सका। आचार्य हंस बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही यह कहिए कि आपने भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप आइएगा। विजेता को विजेता के लिए मार्के बहुत हैं, पर आप अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फ़ोन पर महाराज से बातें की थी। आप जो करो वह उनमें खुशी है, लेकिन अपने खुश से आप इतने विमुख न रहो। यह भी वह चाहते हैं, अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं, या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों यह चर्चा अरुचिकर है? रिपुदमन ने कहा, जी मैं उसके योग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वह बंधता है, वह तब सबका नहीं होता। आप समझिए कि राजा रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, ठीक, इसलिए विवाह नहीं करना चाहते। अपना एक कोल्हू बनाकर उसमें जूता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर नहीं, लेकिन प्रेम। रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रेम से तो नाराज नहीं हो, विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी है कि सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो।
वह बात डायरी में दर्ज कीजिएगा, अब परसों मिलेंगे। यानी राजा रिपुदमन विवाह नहीं करना चाहते लेकिन प्रेम करते हैं उर्मिला से। तो विवाह को बंधन मानते हैं लेकिन प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो वही बात इन्हें आचार्य बता रहे हैं कि विवाह नहीं करना चाहते हो लेकिन प्रेम तो करना चाहते हो, तो प्रेम से ही विवाह कर लो। परसों याद न दर्ज, हाँ, परसों यदि न गया कहाँ गए? यही हिमालय या कहीं और, जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वही 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती। परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। यानी परसों के विषय में आशा बस रखिए, आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ ये कन्फर्म ना रहिए। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए, जिनसे न मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। अच्छा, फ़ोन पर मिलिए, वह न हो और दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। ठीक, बेकार ही हो सकती है। रिपुदमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वह कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ सकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आ जाएंगे। नमस्कार नमस्कार, इतना कहकर राजा रिपुदमन चलते बने और आचार्य परसों के इंतज़ार में उनकी प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ से दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा पैराग्राफ, ये रहा तीसरा पैराग्राफ। दूसरा तक आपने देख लिया। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चे को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे यह नहीं देखा और उसने कंधे से उसे लगाए। वह उसके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में आकर सफलतापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं? नहीं। कौन बोला नहीं भैया? उर्मिला बोली कि नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया, कहा 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे दो ना। क्या नाम है? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, नाम अब तुम दो। तो लो, आदित्य प्रसाद बहादुर। खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं तो मैं मधु कहती हूँ। यानी कि अभी तक ये बच्चा कौन है? बच्चा है उर्मिला और राजा रिपुदमन का बेटा। यानी इनकी शादी नहीं हुई है, फिर भी ये बहुत छोटा है, शिशु है। तो अभी तक बच्चे का नाम भी नहीं हुआ था, तो बच्चे का नाम भी रख दिया, आदित्य प्रसाद बहादुर। फिर उन्होंने कहा कि बड़े आदमी बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कैसे? फिर उन्होंने कहा कि मैं तो क्या कहती हूँ, मधु कहती हूँ। तो वह भी ठीक है। कौन कहा? ये तो कह रहे हैं तो वह भी ठीक है। यानी जब उर्मिला ने कहा मैं तो मधु कहती हूँ, तो राजा रिपुदमन ने कहा वह भी तो ठीक है, माधवेंद्र बहादुर। खूब है, यानी अच्छा है, खूब मतलब अच्छा है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। अब उर्मिला ने कहा कि भाई तुम जानो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मधु मेरे लिए तो मधु ही। इस तरह कुल बातें हुई और बीच में ही जागरूक हुई कि दोनों खेल में उठ जाए और कहीं जाकर आपस की सफाई कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो?
कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चे की चिंता ज़रूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। उर्मिला अब भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़वाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, न ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ, अब कहो। यानी राजा रिपुदमन ने कहा कि जैसे पहले उर्मिला ने कहा कि तुम क्यों आ गए, क्योंकि तुमने उत्तरी ध्रुव की यात्रा की थी तो तुम्हें दक्षिणी ध्रुव पे यानी दोनों ध्रुव की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन हमारे और हमारे बच्चे की चिंता करना छोड़ दो। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारी इज्जत ली, अकेला छोड़ा, राज परिवार, घर द्वार सब छुड़वा दिया। तो वही राजा रिपुदमन कह रहे हैं कि भाई जो मैं हूँ तुम्हारा हूँ, तो इसलिए अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मतलब कि अब मेरे लिए क्या काम है, मैं अपने रास्ते पर जाऊं। तो वही कहती है उर्मिला, देखो राजा, तुम भूलते तो गृहस्थी की भी बात ना करो। यानी कह रहे हैं कि तुम ये सब भूल से भी गृहस्थी की किसी प्रकार की बात ना करो। महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या यही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि मुझसे घिरो। दुनिया को भी जताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक न करेगा, लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अपने भीतर के वेग को शिथिल न करो। तीर की नाई बढ़े चलो कि जब तक लक्ष्य पार हो। याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। यानी वह कह रही है कि तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम मेरी देखभाल करो, तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि मेरी वजह से आप अपने लक्ष्य से बाधित हुए, अपने लक्ष्य से दूर हुए। ठीक। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा कहती थी, उसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा। क्या सच मुझे वही जाना होगा? राजा, कैसी बात करते हो? तुम कहीं रुक कैसे सकते हो? जाना होगा। नहीं जाओगे? अतुल वेग तुम में है क्या? वह यूं ही नहीं, मैं देखूंगी कि कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भवितव्य के प्रति यह तुम्हारा दान है। अब तुम उड़ीन हो, गति के लिए मुक्त हो, ध्रुव धरती के हो चुकेगे, जबकि आकाश के सामने होंगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। उर्मिला, मैं आचार्य मारुत के यहाँ गया था। मारुत वह ढोंगी। उर्मिला आचार्य मारुत को ढोंगी मानती है। वह श्रद्धेय है उर्मिला, जानती हूँ। वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। उसने क्या कहा तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी। वह अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ। वह तेजस्विता का अपहर्ता है। अब वहाँ न जाना। उसने कहा क्या था? कहा था यह गति अगति है, जगत बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। उसकी शायद राय है, मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है?
वहीं जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, सब जानते हैं तुमको, तुम भी जानती हो, इसलिए तुम ही कहो मुझको क्या करना है। विवाह नहीं करना है उर्मिला। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। यानी जो राजा रिपुदमन है वो तो अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला नहीं चाहती। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेमिका हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं सकूँगी। इसलिए किसी स्त्री के प्रति तुममें मैं निषेध नहीं चाह सकती। मुझमें तुम्हारे लिए प्रेम है, इससे सिद्ध के अंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। उर्मिला, सिद्ध मृत्यु से पहले कहाँ है? वह मृत्यु के भी पार है राजा। इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं आओगे। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए सशक्त है, उसका पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे प्रिय दया नहीं जानेगा। यह क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वह समझ की बात समझ से जो परे है, उस तक प्रेम ही पहुँच सकता है। जाओ राजा, जाओ। तुझको परिपूर्ण करो, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी संपूर्ण हो। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगा। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। यानी यहाँ तक उर्मिला ने राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर भेजने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किए और सफल रही। अब इसके बाद राजा आचार्य के पास जाएंगे, उर्मिला भी जाएगी आचार्य के पास, फिर वहाँ से दक्षिणी ध्रुव चले जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। चौथा, 3:45 बजे राजा रिपु आचार्य के यहाँ पहुँचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा, अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा ऊब कर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा उर्मिला माता है और कुमारी है, यही ना? जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? वर्ष से कुछ अधिक है, यानी 1 साल से अधिक है। डायरी में क्या लिखा था कि उर्मिला माता भी और कुमारी भी है। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति प्रेरणा थी, यानी सम्मति के साथ वही प्रेरित की थी जाने के लिए। यह विचार उसने कहाँ से पाया? शायद मुझसे ही। आरंभ से तुम विवाह को उद्यत थे, पर नहीं, यानी वो प्रारंभ से विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन उर्मिला विवाह करना चाहती थी, और अब उर्मिला नहीं करना चाहती तो ये करना चाहते हैं राजा रिपुदमन। जी नहीं, मैं बचता था, वह उद्यत थी। बचते थे अपनी स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी हूँ। फिर गर्भ के बाद मैं तैयार हुआ कि हम साथ रहें विवाह पूर्वक। जी, वह चाहे तो विवाह पूर्वक भी हूँ। फिर तब उसका आग्रह हुआ कि मुझे ध्रुव के लिए जाना होगा, तो उस आग्रह की रक्षा में आप गए। पूरी तरह नहीं, मन से मैं भी साथ रहने का बहुत इच्छुक न था, इससे निकल जाना चाहता था। तुम्हारे आने से तो वह प्रसन्न हुई, शायद हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न। क्या कहती है?
यानी जो आचार्य हैं राजा रिपुदमन के बीच बात हुई तो राजा रिपुदमन और आचार्य बात किए कि भाई पहले मैं शादी के लिए तैयार था लेकिन वह नहीं, अब मैं तैयार हूँ तो वह नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरे जाने के लिए तो उसने प्रेरणा किया, लेकिन जब मैं आया तो वह प्रसन्न थी, लेकिन जब मैं रुक गया यानी दक्षिणी ध्रुव नहीं गया तो वह अप्रसन्न हो गई। क्या कहती है? कहती है कि जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन उर्मिला? वही धनंजय की लड़की? वह यह कहती है, जी वह पागल है। यही वह आपके बारे में कहती है। यानी राजा रिपुदमन ने आचार्य से कहा कि यही वह आपको कहती है कि आप पागल हैं। आचार्य मारुति ने उर्मिला को कहा कि वह पागल है, लेकिन वह खुद आचार्य को पागल कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं वह मेरी बेटी है। बेटी? मैं बुढ़ा हूँ रिपु, तुम समझदार हो। हाँ, सगी बेटी। आचार्य जी, यह आप क्या कह रहे हैं? तो आप सब जानते थे? सब नहीं तो बहुत कुछ जानता ही था। देखो रिपुदमन, अब बताओ तुम क्या कहते हो। यानी यहाँ पर कन्फर्म हुआ कि उर्मिला किसकी बेटी है। उर्मिला आचार्य मारुति की बेटी है। आचार्य मारुति ने रिपुदमन से बता दिया कि वह मेरी बेटी है। ठीक। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कहता, मेरे लिए सब उर्मी से पूछिए, यानी उर्मिला से पूछिए। सुनो रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो। उर्मिला मुझसे बाहर न होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी और तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन के हाथों से मुंह ढककर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। उर्मी तो मेरी ही बेटी है। रिपुदमन, निराश ना हो। यानी अब वो कह रहे हैं कि उर्मिला जो कहे हो सो होगा। उर्मिला कहे तो विवाह शादी होगी, नहीं कहे तो नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ। तो आचार्य ने कहा कि वह मेरी बेटी है, आप निराश मत होइए, जो मैं कहूँगा वही करेगी। आइए 5वां देखते हैं। आचार्य के समक्ष पहुंचकर उर्मिला ने कहा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, रिपुदमन ने सब कहा है, जो हुआ हुआ। अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अब से मतलब कि पहले नहीं करना चाहिए था। विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है, फिर वह प्रकट क्यों न हो। तुम दोनों साथ रहो, भगवान पर तो सब प्रकट है और साथ बहुतेरे लोग रहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? यानी रिपुदमन वो आचार्य ने कहा उर्मिला से कि अब तुम दोनों शादी कर लो और साथ रहो। वही जो राजा रिपुदमन उस अवस्था में चाहते थे। जब मुझे मिले थे, उनके स्वप्न मेरे कारण भंग होने चाहिए कि पूर्ण। मेरी चिंता उन्हें उनके प्रकृति मार्ग से हटाए, यह मैं कैसे सह सकती हूँ। स्वप्न तो सत्य नहीं है बेटी, तब कि मन की बहक को उसके लिए सदा क्यों अंकुश बनाए रखना चाहती हो। एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ना न चाहिए। आचार्य जी, आप किस अधिकार से मुझसे यह कह रहे हैं? रिपु ने जो आपकी हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में विवाह में झिझक की, इसी का न यह बदला है। आचार्य, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। शास्त्र में से स्त्री को आप नहीं जान लेंगे। बेटी, फिर कोई किसमें किसको जानेगा, बता दो। सब कुछ प्रेम में से जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए आपके पास नहीं है। सच बेटी, मेरे पास वह नहीं है और तेरे लिए जितना चाहूँ उतना है। यह मैं किसी तरह न कह सकूँगा, लेकिन तुमसे जो सच्चाई छिपाता रहा हूँ और अब छिपा रहा हूँ, वह अनर्थ अपने लिए नहीं, तेरे प्रेम के लिए ही मुझसे बन सका है। यह भी झूठ नहीं है बेटी कि मैं काफ़ी जी लिया, अब मरने में देर लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे समय तेरे अहित की बात कह सकूँगा, ऐसा निष्ठुर मुझे न मानना। रिपुदमन को भरता मत। उर्मिला किसी का सपना होने के लिए वह नहीं है।
तुम लोग विवाह करो और राजमार्ग पर चल पड़ो। उर्मिला ने हंसकर कहा, आप थक गए हैं आचार्य जी, भीड़ चलती रही है, इसी कारण जो प्रशंसा और स्वीकृति हो गया है वहाँ आपका राजमार्ग है न, पर मुक्ति का पथ अकेले का है, अकेले ही उस पर चला जाएगा। वहाँ पाखंड तक 5 नहीं हैं, सब एक एक हैं। बेटी यह क्या कहती है? सनातन ने जिसको प्रतिष्ठा दी है, बुद्धि ने अहंकार में उसका तर्जन श्रेयस्कर नहीं होने वाला है। उर्मिला, यह एक बुढ़े की बात रखो, पर बेटी उसे छोड़ो। बताओ, मुझे माफ़ कर सकोगी? आप रिपुदमन की अपनी समझ से उससे हित की ओर मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत। तो तुम रिपु से नाराज़ ही रहोगी, उसके साथ अपने को भी दंड ही देती रहोगी। मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। यह बात आचार्य और उर्मिला के बीच हो रही है। यह आपको कैसे समझाऊं? हाँ, मैं नहीं समझ सकूंगा, लेकिन मेरा हक और दावा है। सोचता था भगवान के आगे पहुंचूंगा, उससे पहले उस बात को कहने का मौका नहीं। क्यों, तू अपने पिता की भी बात नहीं मानेगी? पिता को जीते जी इस संबंध में मैं कब संतोष दे सकी? बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? उर्मिला ने चौंक कर कहा। क्या आचार्य जी? मारुति का कंठ भर गया, कांपते हुए बोले, हाँ बेटी, चाहे तो अब तू अपने बाप को संतोष और क्षमा दोनों दे सकती है। उर्मिला स्तब्ध आचार्य को देखती रही, उनकी आंखों से तार तार आंसू बह रहे थे। उनकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझ अभागिन के भाग में आज्ञा पालन तक न सुख, हाय विधाता क्यों नहीं लिख सका। जाती हूँ, इस हतभागिन को भूल जाइएगा। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कहानी। इसके बाद अभी 6 है और 7वां है। ये था 5वें पैराग्राफ की। आइए 6ठा स्टार्ट करते हैं। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी, अब मुझे क्या करना है? यानी अब रिपुदमन और उर्मिला की बात होने लगी। करना क्या है? राजा, तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष न रहो। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात नहीं रह जाएगी ना। दिशाओं के द्वार विगंत में हम खोज जाएं, शेष यहाँ किसको रहना है? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। संस्कृत नहीं समझा, सीधे बताओ मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज़ मिल जाए। तो लो, तुम्हारे सामने फ़ोन से तय किए लेता हूँ। फ़ोन पर भी बात करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, तो परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज़ हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है? तुम्हारा मन रखूँगा, दल के लिए ठहरूँगा। लेकिन उसके बिना क्या होगा? नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे। और न सताओ उर्मिला, जाऊँगा। अमेरिका को फ़ोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ एक साथी हो जाएंगे। नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। आँखों में आंसू लाकर उर्मिला ने रिपु के दोनों हाथ पकड़कर कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हर्ज है? यह तो बहुत जल्दी है। रिपु हाथ झटक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है। परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है कि तब तक क्यों रुक रहा हूँ? उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहें और वह कहती रही कि राजा, राजा, ओ मेरे राजा। आइए 7वां देखते हैं। दुनिया के अखबारों में धूम मच गई, लोगों की उत्कंठा का ठिकाना न था।
यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे इसी काम के हो गए। ध्रुव यात्रा योजना की बारीकियां पाने के बारे में संवाददाताओं में होड़ मच उठी। रिपुदमन उन्हें कुछ न बता सका। यह उसकी क्षमता का प्रमाण बना। हवाई जहाज़ को स्कॉटलैंड के लिए चार्टर हुआ था। इसके विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती, पढ़ती और रख देती। अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। एक दिन, 2 दिन वह कहीं बाहर नहीं गई। टेलीफोन के पास रख छोड़ा, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबार के पन्नों से आगे और कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। गई रात तक वह इन कल्पनाओं में रही। तीसरा दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में मरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई, लेकिन पूरे अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई थी। उनकी चर्चा थी। खासकर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। यानी राजा रिपुदमन क्या हो गए भाई, यहाँ पे मर गए। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। दोपहर बीत गई। सब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यहीं ले आओ, प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे से मिला जो पत्र छापा था, वह भी नीचे दिया जाता है। सबके प्रति बंधुओं, अब ये अखबार ये चिट्ठी जो लिखा है, आगे जो अब पढ़ेंगे, जो समझेंगे, सुनेंगे, वो राजा रिपुदमन ने लिखा था। क्या लिखा था कि बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारियां थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाई दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, यह चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में मैं जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्वल्पांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। ये राजा रिपुदमन ने अपनी चिट्ठी यानी लिखी की, जिसे उनके तकिया के नीचे पाया गया। यहीं से ध्रुव यात्रा कहानी का समापन होता है। एक एक करके आप लोग ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ लीजिए, फिर जैसा था आप लोग ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसे लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।